तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर देखिए हम आपके सामने आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। अध्याय 4 अध्याय 3 तक हमने आपको पढ़ाया था, चैप्टर 3 तक हमने आपको पढ़ा रखा है। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए क्योंकि साइंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करना है, जय चैनल को शेयर करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना है ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। अध्याय 4 की बात करेंगे, कार्बन एवं उनके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात करेंगे। कार्बन क्या है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्बन प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। जो कार्बन है ना, वो प्रकृति में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा अगर कोई पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तत्व है हाइड्रोजन के अतिरिक्त। किसके अतिरिक्त? हाइड्रोजन जो है ना, उसके अतिरिक्त कार्बन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसकी यौगिक की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसकी सबसे ज्यादा संख्या है अगर कोई पूछेगा तो सबसे ज्यादा संख्या किसका है? प्रकृति में कार्बन का है, क्योंकि कोई भी चीज आप जलाते हैं तो वहां से कार्बन आपका निकलता हुआ दिखाई देगा। जैसे लकड़ी से कोयला, कोयला क्या है? कार्बन है। कोई भी चीज आप जलाएंगे पृथ्वी पर तो आपको कार्बन में मिलेगा। ठीक है, तो जिसके यौगिकों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, प्रकृति में कार्बन मुक्त तथा संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। जो प्रकृति है, प्रकृति में जो कार्बन है मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। अब चलिए आगे देखिए क्या है कि प्रकृति में कार्बन मुक्त तथा संयुक्त मतलब कि आपको मुक्त अवस्था में भी मिलेगा और संयुक्त मतलब किसी से जुड़ा हुआ भी आपको मिल सकता है। ठीक है, और दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अगर कार्बन की संयोजकता की बात करें तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अब कार्बन के अपर रूप की बात करते हैं। कार्बन का अपर रूप कितने होते हैं तो उसको आपको ध्यान से एकदम समझाएंगे। आपको बस लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना है क्योंकि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो कार्बन के 3 मुख्य अपर रूप होते हैं। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलेरीन। देखिए ये जो फुलेरीन आपको दिख रहा है ना, ये अभी जुड़ा हुआ है। जो हीरा है और ग्रेफाइट है ये पहले से जुड़ा हुआ था। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, चलिए इसकी संरचना के बारे में, बदले हीरा के बारे में जान लेते हैं। हीरा क्या है? अगर आप जानते हैं डायमंड, डायमंड आप सभी लोग नाम सुनेंगे। हीरा जो कि धातुओं में सबसे महंगा धातु आपका आता है। तो हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय रूप है। पारदर्शी का मतलब इसमें क्या होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से, मतलब कि कुछ पारदर्शी रूप से देख सकते हैं। जैसे आप जल में, शीशे में होता है ना, शीशा एक तरीके से होता है, तो उसमें पारदर्शी रूप से देख सकते हैं। इसमें कार्बन एक परमाणु अन्य परमाणु से जुड़ा होता है। इसमें देखिए ये कार्बन से ही बनता है। इसमें कार्बन एक परमाणु अन्य परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, हीरा प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों में सबसे कठोर है। हीरा जो है, प्रकृति में जितने भी आप पदार्थ देखेंगे उसमें जो हीरा है ना, वो सबसे कठोर आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा कठोर क्या है? हीरा है। अगर आपसे पूछे कि पदार्थों में सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ कौन सा है तो आप सभी का आंसर क्या होगा? हीरा है। क्या है? हीरा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, विद्युत का कुचालक है ये, इसमें आपको धारा नहीं प्रवाहित होगी। ठीक है, तो भारत में हीरा बहुत कम मात्रा में, जैसे पन्ना, सतना एमपी, बांदा यूपी तथा गोलकुंडा में पाया जाता है। तो हीरा बहुत ही कम जगहों पर पाया जाता है, जिसमें से कुछ जगहें इसमें आपको दे रखा है। हीरा की बात कर रहे हैं तो आपको हीरा को अच्छी तरीके से पढ़ना। ठीक है, तो इसमें मजबूत सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें इसकी दृढ़ता क्या है, इससे बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा क्या, जो इसकी त्रिज्या है, बंध है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपकी हीरे की संरचना है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, फिगर भी देख लेना और अच्छी तरीके से तैयार भी कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ग्रेफाइट भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या है? देखिए, ग्रेफाइट शब्द जो है ग्रीक भाषा के ग्रेको से बना है। जो ग्रेफाइट है ना, वो ग्रीक भाषा के ग्रेको से बना है। आप देखिए नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बनाएंगे ना तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ग्रेफाइट शब्द जो है ग्रीक भाषा के ग्रेको से बना है, जिसका अर्थ है लिखना।
ग्रेफाइट के कार्बन के परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, जो ग्रेफाइट है ना इसमें कार्बन के परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है, कि उनके समतली परतें होती हैं। क्या होती हैं? उनकी समतली परतें होती हैं। प्रत्येक परत पर 6 कार्बन परमाणु खटकोणी छल्ले के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें 6 परमाणु क्या होते हैं? खटकोणी छल्ले के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ग्रेफाइट स्लेटी रंग का मुलायम एवं चिकना पदार्थ है। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ करते हैं आप सभी लोग? और जो पेंसिल आप लोग चलाते हैं ना उसमें जो आप उसका क्या बनाते हैं, नोक बनाते हैं ना, वो ग्रेफाइट का होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है? ग्रेफाइट क्या होता है? स्लेटी रंग का मुलायम एवं चिकना पदार्थ है। आप सभी लोग जुड़े रहेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा कर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप नहीं जुड़े रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ विद्युत का कुचालक है। विद्युत का क्या है? सुचालक होता है। कुचालक नहीं, सुचालक होता है। मतलब कि अगर इसमें हम करंट प्रवाहित करेंगे तो करंट हमारी फ्लो होगी या धारा हमारी फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, इसका प्रयोग विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में किया था। विद्युत इलेक्ट्रोड मतलब जैसे विद्युत अपघटन में आप देखेंगे इलेक्ट्रोड बनता है ना, जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है, तो वही इलेक्ट्रोड यहाँ पर बनाया जाता है। यह भारत में बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाया जाता है। तो इतनी जगहों पर ये पाया जाता है, ठीक। तो इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। मजबूत सहसंयोजक बंध पाया जाता है। 2 परतों के साथ थामे रखने वाला दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है। अब देखिए ग्रेफाइट की संरचना, ये पूरी संरचना आपको बना लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं फुल्लेरीन, ये नया अभी जुड़ा हुआ है। अभी आपको सारे बंध के बारे में बताएंगे, जो आप सहसंयोजक बंध सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनना है और अपनी नोट्स को बनाते चलना है, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फुल्लेरीन देखिए क्या है। सन 1985 में रसायनज्ञों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तक गर्म कर, सन 1985 ईस्वी में जो रसायन विज्ञान के जो रसायनज्ञ थे, उन्होंने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तक गर्म कर, ग्रेफाइट को कहाँ तक? अत्यधिक उच्च ताप तक क्या करके? गर्म करके एक नया रूप संश्लेषित किया, ठीक है। एक नया रूप संश्लेषित किया जिसे फुल्लेरीन कहा गया। क्या कहा गया? फुल्लेरीन कहा गया। फुल्लेरीन कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप है। जो फुल्लेरीन होता है ना, वो कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप होता है। कार्बन के 60 परमाणुओं द्वारा, यानी देखिए ये फुल्लेरीन C60 का एक अणु जिसका आकार फुटबॉल की तरह होता है, कार्बन के 60 परमाणुओं द्वारा बना होता है। ये परमाणु खटकोणी व पंचकोणीय अवस्था में जुड़े रहते हैं। जो परमाणु होते हैं ना, वो खटकोणी और पंचकोणीय अवस्था में जुड़े रहते हैं। C60 फुल्लेरीन विद्युत का कुचालक होता है। ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसमें धारा आपको प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम कुछ बंधों की बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे एग्जाम में पूछता है, आप सहसंयोजक बंध बताइए, वांडरवाल्स बल बताइए, विद्युत संयोजी बंध बताइए। सारे बंधों को एक बार पूछता है आपको, तो अच्छी तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला नंबर क्या पढ़ेंगे? सहसंयोजी बंध, ठीक है। तत्वों के परमाणुओं के मध्य, जो तत्व होते हैं ना उनके परमाणुओं के मध्य, अब हम बात करेंगे सहसंयोजी आबंध की बात करेंगे, ठीक है। तो तत्वों के परमाणुओं के मध्य, कहाँ पर? तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, यानी कोई तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे ना, साझेदारी करेंगे, तो उससे जो आबंध बनेगा, जो बंध बनेगा, उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे 17Cl, देखिए 2 8 17 होता है। क्या होता है? 17Cl का जो क्लोरीन का 17 परमाणु क्रमांक होता है, इसमें 2 8 7 होते हैं, ठीक है। तो जब इसमें 2 परमाणु के जुड़ेंगे, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन जब साझेदारी करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा सहसंयोजिक आबंध। ठीक है, इसी तरीके एग्जाम्पल में देखेंगे O8 यानी 2 और 6। ठीक है, इसका देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे जैव शक्ति सिद्धांत क्या है। जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, तो जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक वर्जिलियस ने सन 1815 ईस्वी में बताया कि संसार में समस्त कार्बनिक युगों का निर्माण केवल जीव जंतुओं द्वारा ही होता है। यानी ध्यान दीजिएगा जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, सन 1815 ईस्वी में बताया, यानी किसने बताया, वर्जिलियस ने बताया। क्या बताया इन्होंने बताया कि संसार में समस्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीव जंतुओं द्वारा ही होता है, अर्थात जैसे जैव जगत ही कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। जो जैव जगत है वहाँ से ही आपको ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ से ही क्या होता है आपका जो कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। तो जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। बर्जिलियस की इस अवधारणा को जैव शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने सिंपल तरीके से क्या बताया कि जो हमारे प्रकृति में जो कार्बनिक यौगिक हैं वो सिर्फ जीवों के द्वारा ही मिल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यही चीज़ बताया। अब देखेंगे कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन के बारे में भी जानेंगे। तो विज्ञान की वह प्रमुख शाखा क्या है, विज्ञान की वह प्रमुख शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के समान गुणों तथा समान संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि विज्ञान की रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जो कार्बन के परमाणु है ना उसके यानी उसके समान गुणों जो गुण रखते हों वो तत्व और जो उनके समान संरचना रखते हों उनका अध्ययन किया जाता है, तो उन्हें कार्बनिक रसायन कहते हैं। एक मोटे तौर पर हम कह सकें कि जिसमें हम कार्बन का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, कार्बनिक रसायन कहेंगे। ठीक है, सिंपल तरीके से परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे कार्बनिक यौगिकों की प्रमुख शाखाएं। इनकी शाखाएं कौन कौन से हैं, तो कार्बनिक यौगिकों की प्रमुख विशेषताएं, शाखाएं नहीं यहाँ पर विशेषताएं होगा। क्या होगा, विशेषताएं, शाखाएं नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको कर देना है विशेषताएं। ठीक, तो कार्बनिक यौगिकों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन विद्यमान रहता है। जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं सब में क्या रहता है, कार्बन हमारा विद्यमान रहता है। कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा तो उसमें कार्बन आपको जरूर मिलेगा। ठीक, कार्बनिक यौगिकों का प्रमुख स्रोत जीव जंतु तथा पेड़ पौधे हैं। बर्जिलियस ने यही बताया कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका जो स्रोत है वो जीव जंतु और पेड़ पौधे ही हैं। आगे देखिए क्या हो, तीसरा नंबर, कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं काफ़ी जटिल होती हैं। जो कार्बनिक यौगिक की संरचनाएं हैं वो काफ़ी क्या होती हैं, जटिल होती हैं। मतलब इनकी संरचना क्या होती है, जटिल होती है। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। इसमें मुख्यतः क्या होते हैं, उपसहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में कम होती है। यानी जो कार्बनिक यौगिक जो गलनांक और क्वथनांक होता है ना वो अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये भी आपको लिख लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, कार्बनिक यौगिक समावयवता तथा बहुलकता प्रदर्शित करते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना वह समावयवता तथा बहुलकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। आगे चलिए समावयवता की बात करेंगे तो जब दो या दो से अधिक यौगिक जब दो या दो से अधिक यौगिक एक ही अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक क्या हैं, एक ही अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं, तो यौगिकों के इस गुण को समावयवता कहते हैं। मतलब कि जैसे दो हमारे यौगिक हैं उनके जो अणुसूत्र हैं, ठीक है, एक ही अणुसूत्र हैं। ठीक है, तो यौगिकों के इस गुण को समावयवता का, जैसे मेथिल एल्कोहल क्या है, CH3OH, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और एथिल एल्कोहल ये भी हमारे क्या है, एक ही गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, समवायता। बहुलकता की बात करेंगे, बहुलकता की बात करेंगे, ठीक है, बहुलकता की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक मतलब कि जो कई तत्वों से मिलकर बना हो एक, उसे यौगिक कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक यौगिक एक ही मूलानुपाती सूत्र द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं, किसके द्वारा, एक ही मूलानुपाती सूत्र द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं, तो यौगिकों की इस गुण को बहुलकता कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा C6 तथा C2H2 का मूलानुपाती, तो देखिए यहाँ पर जो बन रहा है आपका C6H6 तथा C2H2 का मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH, क्या है, CH है, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखेंगे कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक यौगिक में अंतर। तो कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक यौगिक में अंतर क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक यौगिक क्या है, कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक बंध द्वारा बनते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, वो सहसंयोजन बंध द्वारा बनते हैं, अतः ये आयनीकृत नहीं होते हैं, आयनीकृत आपको नहीं होंगे, ठीक है, ये आयन में नहीं बनेंगे, ठीक है। अकार्बनिक यौगिक प्रायः विद्युत संयोजक बंध द्वारा बनते हैं, अतः ये आयनीकृत हो जाते हैं। ये क्या होते हैं कि विद्युत संयोजक बंध द्वारा बनते हैं, जैसे यानी HCl हो गया, ठीक है। अगर HCl हो गया, इनको अगर आप तोड़ेंगे तो आप टूट जाएंगे, H+Cl-, N+Cl-, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। कार्बनिक यौगिक प्रायः जल में अविलेय होते हैं। अगर कार्बनिक यौगिक होगा तो वो जल में कभी घुलेगा नहीं, ठीक है, अविलेय होगा। परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, बेंजीन, एसीटोन इत्यादि में विलेय होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये कार्बनिक जो विलायक होते हैं तरीके, जैसे एल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, इत्यादि में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अकार्बनिक यौगिक प्रायः जल में विलेय होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं, ठीक। कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर कार्बनिक यौगिक की बात करें तो कुछ कार्बनिक यौगिक क्या हैं, विद्युत के सुचालक भी होते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। तो ये विद्युत का सुचालक भी है, ये अपवाद में आता है आपका, ठीक है। अकार्बनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, ये आपका हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक की आणविक रचना जटिल होती है। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, उनकी जो आणविक रचना होती है वो जटिल होती है तथा इनके अणुभार ऊंचे होते हैं। इनके अणुभार क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, ठीक है। अकार्बनिक यौगिक की आणविक रचना सरल होती है। अकार्बनिक यौगिक जो आणविक रचना है ना, वो सरल होती तथा इनके अणुभार उच्च होते हैं, ठीक है। समूह या मूलक की बात करेंगे तो समूह या मूलक किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो किसी यौगिक की संरचना में उपस्थित परमाणु अथवा परमाणुओं के वे समूह, समूह या मूलक किसे कहते हैं, तो किसी यौगिक की संरचना में उपस्थित परमाणु अथवा परमाणुओं के वे समूह जिनके अपने विशेष गुण होते हैं, क्या होते हैं, अपने विशेष गुण होते हैं, उसे समूह या मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह या मूलक कहते हैं। जैसे HC, यहाँ पर ये आपको देखिए क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसमें C2H5 क्या है, एथिल समूह है, और OH क्या है, एल्कोहलीय समूह प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये आपको लिख लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। क्रियात्मक समूह की बात करेंगे तो कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित परमाणु अथवा परमाणुओं के वे समूह जो उनके क्रियाओं को मुख्य रूप से निर्धारित करते हैं, उन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे मेथिल अल्कोहल CH3OH, एसिटिक अम्ल COOH, तो ये क्रियात्मक समूह है। कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूहों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। जैसे कार्बन कार्बन द्विबंध, ठीक है। तो जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है उपस्थित होता है, वे द्विबंध उपस्थिति के कारण योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पर आपको द्विबंध दिख जाए ना, वो योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेंगे। कार्बनिक यौगिकों जैसे त्रिबंध, तो जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित होता है तो वे त्रिबंध उपस्थिति के कारण योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और एल्कोहली समूह की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, OH समूह के हाइड्रॉक्सी समूह कहते हैं। जब OH समूह किसी संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे एल्कोहली समूह कहते हैं, तथा जिन यौगिकों में एल्कोहली समूह उपस्थित होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH3OH मेथिल अल्कोहल है, C2H5OH एथिल अल्कोहल इत्यादि आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड समूह की बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड
CH, यहाँ पे CHO समूह को फॉर्मिल समूह कहते हैं। जब CHO समूह हाइड्रोजन या कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे एल्डिहाइड समूह कहते हैं तथा संबंधित यौगिक को एल्डिहाइड यौगिक कहते हैं। जैसे HCHO, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा तो फॉर्मेल्डिहाइड आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, तो कीटो या कीटोन समूह जिसमें आपको CO मिलता है तो C डबल बॉन्ड O, C यहाँ पर CO को कार्बोनिल समूह कहते हैं। जब यह दोनों ओर से कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे कीटो या कीटोनी समूह कहते हैं तथा संबंधित यौगिक को कीटोन कहते हैं। ठीक है, CH3 की बात करेंगे, CH3 CO CH3 एसीटोन है हमारा। ठीक है, ये आपको कार्बोक्सिलिक समूह क्या है, C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड O यानी COOH के कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। जिन यौगिकों में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है उन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अब देखेंगे यह COOH फार्मिक अम्ल है, CH3 COOH एसिटिक अम्ल है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको लिख लेंगे तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए आपका क्या होगा, जो आपके लिए होते हैं IUPAC नाम पद्धति, यानी कि कार्बन यौगिकों का नामकरण, तो वो आपको अगली वीडियो हम बताएंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोग इंतजार करिएगा, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड में हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।